नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस खबरों का। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में ये मुलाकात का दौर अब भी जारी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। तो कार्यभार ग्रहण करने पर उन्हें शुभकामनाएं दी, बिजली आपूर्ति के लिए उनका अनुरोध भी किया। 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निरंतर देने की पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मांग की गई है। दरअसल कार्यभार ग्रहण करने पर एक और जहां शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हुए थे पुष्कर सिंह धामी, ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुष्कर सिंह धामी जिस दौरान यहां मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे तो एक और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और साथ ही उत्तराखंड वासियों के लिए कुछ बड़ी बातों को लेकर उनसे चर्चा भी की। 500 मेगावाट बिजली आपूर्ति को लेकर के चर्चा की गई है। तो उत्तराखंड में लगातार विकास को लेकर के कार्य कर रहे हैं इस वक्त पुष्कर सिंह धामी और इसी के तहत में अब तक अलग अलग नेताओं से मुलाकात वो कर चुके हैं। और अब ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ में, तो ऐसे में मनोहर लाल के साथ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के साथ ही उनको एक और जहां पदभार ग्रहण करने की शुभकामनाएं दी तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के लिए 500 मेगावाट की बिजली आपूर्ति करने के लिए भी उनसे अनुरोध किया। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में इस वक्त कई ऐसे विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है तो उन्हीं विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले जब उन्होंने मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी और फिर पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई राजनाथ सिंह से और साथ ही उन्होंने मनोहर लाल से भी मुलाकात की और जेपी नड्डा से भी वो अब तक मिल चुके हैं। तो ऐसे में 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कई बड़े चेहरों से, कई बड़े नामों से अब तक वो मिल चुके हैं और उत्तराखंड के लिए कई बड़े मुद्दों को लेकर के अपनी पेशकश रख चुके हैं और कई गंभीर मुद्दों पर भी उनसे बातचीत हुई है। साथ ही साथ एक और जहां इस वक्त पार्किंग की समस्या उत्तराखंड में बनी हुई है उस पर भी उन्होंने बातचीत की थी और इस समस्या का समाधान करने के लिए उपाय भी तलाशने की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं, जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ 500 मेगावाट बिजली को लेकर भी आज मनोहर लाल से मुलाकात उनकी हुई, उस दौरान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको अब तक की दिखा रहे हैं जिन नेताओं से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के यहाँ प्रयासरत नजर आ रहे हैं, अब तक कई काम कर चुके हैं। तो पिछले 4 दिनों से दिल्ली में ही पुष्कर सिंह धामी हैं और सीएम नए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के साथ ही राज्य की जरूरतों के बारे में भी उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस दौर के दौरान ही केंद्र सरकार में गठित नई मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं देखिए दिल्ली में जिस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे तो वहीं इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि एक और जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दूसरी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने की तो वहीं नैनीताल में पार्किंग के मुद्दे पर उन्होंने चर्चा भी की और इसे जल्द से जल्द सुलझाने की भी बात रखी गई सामने। वहीं तीसरी मुलाकात स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी उनकी हुई है। तो राज्य के जिस तरीके से कई बड़े मंत्रियों के साथ में मुलाकात हुई है और राज्य स्तर पर कई चर्चाएं भी उन्होंने की है तो ऐसे में 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति को लेकर के उन्होंने मनोहर लाल से भी मुलाकात की। तो दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त बताए जा रहे हैं और 4 दिनों का ये दौरा उनका बेहद खास है। उस दौरे से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपके सामने साझा कर रहे हैं और एक और जहां बधाई दी उन्होंने इन तमाम मंत्रियों को अपने पदभार संभालने के लिए तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है और साथ ही जिस तरीके से सहायता लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अब तक उत्तराखंड को मिलती रही है उसके लिए एक और धन्यवाद करते हुए तो वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। और जिस तरीके से इस बात की जानकारी हमने आपको दी कि कैसे सीएम ने केंद्रीय मंत्री से तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, आपसे समझना चाहेंगे कि 4 दिनों का ये दौरा
बेहद खास हो रहा है क्योंकि हम अब तक 4 तस्वीरें देख चुके हैं जिन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उनकी हुई। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात पुष्कर सिंह धामी ने की है और कई विकास कार्यों को लेकर वो बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करी, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी से मुलाकात करी। तो इन तमाम लोगों से मुलाकात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि उत्तराखंड में किस प्रकार से विकास को लाया जा सके, किस प्रकार से विकास बढ़ सके, डेवलपमेंट बढ़ सके, इसको लेकर के मेन फोकस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का था। उन्होंने जब मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करी तो उनका साफ तौर पे सबसे पहले तो उन्हें बधाई दी। उसके बाद चूंकि 500 जी ठीक है अनुज, लौट रहे आपके पास क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल हम आपके पास लौटेंगे। देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आप तक अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आप अपने माइक को प्लीज अनम्यूट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज हम तक अब भी नहीं पहुंच पा रही थी। और अब जानकारी दीजिए कि इस मुलाकात से क्या कुछ संभावनाएं उत्तराखंड के लिए नजर आती है। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की संभावनाओं की अगर बात करें, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करी, चाहे वो नैनीताल मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर के हो, क्योंकि जब टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं तो उनको सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की हो रही है, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो धनौल्टी हो या नैनीताल हो या बाबा नीम करोली हो, जो तमाम जगहों पे जो है पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी आ रही है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चूंकि केंद्र सरकार की जितनी जमीन है उन जमीनों पे अब पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। नैनीताल में मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है वो बनाई जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार से बजट भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करी तो उनपे साफ तौर पे उन्होंने आश्वासन ये दिया कि जो 500 मेगावाट बिजली है वो राज्य को अतिरिक्त तौर पे केंद्र सरकार देगी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री ने अनुमोदन किया और उन्होंने वो प्रस्ताव पारित भी कर दिया। तो उत्तराखंड को कई सौगातें मिलने वाली है। मुख्यमंत्री दिल्ली में और लगातार बैठकों का दौर जारी है। अभी उनकी मुलाकात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी होगी, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रोडों का जो रोड मैप है वो तैयार करना है। मानसखंड परियोजना हो, भारतमाला परियोजना हो, ये तो तमाम कुमाऊं की जो परियोजना है, जौलीकोंग से लगा करके और आदि कैलाश पर्वत तक जो सड़क मार्ग जा रहा है, तो सड़क मार्ग को कैसे बनाया जा सके, ऑल वेदर रोड का काम लगभग पूरा हो चुका है। साथ साथ अगर बात करें, चूंकि उत्तराखंड में एक सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक ली, कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम, साथ ही साथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान, इसके अलावा अगर बात करें महासू देवता का मास्टर प्लान भी कैबिनेट में पारित कर दिया गया। अब केंद्र सरकार के द्वारा वो मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चूंकि अगर बात करें, जौनसार बाबर के सबसे प्रसिद्ध और महासू देवता माने जाते हैं, उनके सबसे बड़े देवता महासू देवता माने जाते हैं, तो उसको उस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, उस पर्यटक स्थल को डेवलप करने के बाद मास्टर प्लान बनाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इसी वजह से वो केंद्र सरकार में भी कई मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि वहां पे मास्टर प्लान बनाए। इसके अलावा अगर बात करें, करीब उत्तराखंड में 15 से 20 मंदिर ऐसे हैं जिनको उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उनको एक माला की तरीके पुरोहित किया जाएगा कि अगर टूरिस्ट उत्तराखंड आता है तो यहाँ पे उन मंदिरों के भी दर्शन करें, क्योंकि उत्तराखंड टूरिज्म का सबसे बड़ा हब माना जाता है और इसी वजह से टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत है। जी ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार डेवलपमेंट्स की ओर ध्यान दिया जा रहा है उत्तराखंड में और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी हम जानकारी आपको दे दें कि अब तक कई ऐसे जो कार्यक्रम उनके तय थे उसके तहत में उन्होंने मुलाकात भी की है, शुभकामनाएं भी दी है और विकास कार्य को लेकर के चर्चा भी की है। तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में जल्द ही मॉनसून दस्तक दे सकता है, क्योंकि 28 और 29 तारीख तक मानसून पहुंचने की संभावना जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट मौसम को लेकर के जारी किया है। तो आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त जारी किया गया उत्तराखंड में और तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। तो मानसून के ठीक पहले हफ्ते में तेज बारिश के आसार भी जताए गए हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा में लगातार लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। 3 दिनों तक बिजली गिरने, आंधी की संभावना भी जाहिर की गई है।
तो IMDB की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से किसी को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। इसी के तहत में मौसम विभाग की तरफ से पहले ही येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है और इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि अभी आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश और आंधी के आसार जाहिर किए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, अपने घरों में रहें, जरूरी ना हो तो बाहर ना निकले, क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं वहां चलेंगी। साथ ही साथ जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उनको भी एहतियात बरतने के लिए अपील किया जा रहा है। बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर चुका है, एहतियातन तौर पर अब तक प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से क्या कुछ कदम और उठाए गए हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 तारीख तक मानसून यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि मौसम विभाग के द्वारा राजधानी देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, इन 4-5 जनपदों पे अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि 3 से 4 तारीख तक, जुलाई के 3 से 4 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट है। साफ तौर पे बोला गया है कि जो टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं वो थोड़ा सा रुक करके आए, या पहाड़ी जो एरिया है वहां पे जो है दिन में ही सफर करें, रात में सफर ना करें, या अगर भारी बारिश हो रही है तो थोड़ा सा जरूर रुक जाए कहीं ऐसी जगह पे। साथ ही साथ ये भी अलर्ट किया गया मौसम विभाग के द्वारा। मौसम विभाग के जो निदेशक विक्रम सिंह है, उन्होंने ये भी बोला कि जो नदी और नाले के पास जो घर है उसमें से जो लोग हैं वो अलर्ट पे रहे। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन टीम हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, सभी जिलों के जिलाधिकारी हो, उन सबको अलर्ट मोड पर रखा गया। जिले के जो आपदा प्रबंधन केंद्र है वहां पर भी अलर्ट जारी कर रखा गया कि अगर किसी प्रकार की बादल फटने की या जानमाल की कोई भी नुकसान की कोई खबर आती है या तत्काल रूप से कोई घटना होती है तो वहां पे जो है टीम मौके पर पहुंच सके। साथ साथ PWD की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया। सचिवालय में आपदा प्रबंधन केंद्र है, वहां पे बड़ी सी वॉल CCTV कैमरे से जो है करी गई है कि कहीं भी किसी भी जिले में कोई परेशानी होती है या कोई आपदा आती है तो तत्काल रूप से टीम वहां पे जा सके और वहां के लोगों को सुरक्षा मुहैया किया सके। मॉनिटरिंग की जा रही है अनुज, लेकिन अनुज सवाल ये भी है क्योंकि पहाड़ी रास्ते बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में, और ऐसे में पहाड़ियां, ऐसे में बहुत ज्यादा दरकने की खबरें भी सामने आती है, तो क्या रूट डाइवर्जन भी इस बीच में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, जो रूट, जिस रूट से चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर के हो या पहाड़ के अन्य जनपदों पे लेकर के हो, वहां अगर लैंडस्लाइड या इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो कई जगह के रूट बनाए गए हैं कि यहां से आप जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है, जो कि टूरिस्टों को इस बात के लिए भी बोला जा रहा है, जगह जगह पे पुलिस के जो जवान है वो भी समझा रहे हैं कि अगर भारी बारिश होती है तो उनको वहीं पे रोक दिया जाए, एक सही जगह पे, सही स्थल पे उनको रोक दिया जाए। जब बारिश कम हो जाए या बारिश बंद हो जाए तब उस जगह पर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां उनको जाने दिया जाए। इस बात को लेकर के सभी जिलाधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक हो या वहां पे आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो उस टीम को अलर्ट पे रखा गया है। जी ठीक है, येलो अलर्ट जारी करने के साथ क्या कोई ऐसे इलाके भी हैं जिनको अभी से ही डेंजर जोन में रखा जा रहा है और उस अनुसार ही कदम भी उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उसके तहत अगर बात करें उत्तरकाशी या पौड़ी जनपद की अगर बात करें या पिथौरागढ़ जनपद की अगर बात करें तो इनको अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा का जो रूट है रुद्रप्रयाग, उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि पिछली लगातार जो घटनाएं घट रही हैं वाहनों के गिरने को लेकर के, इस वजह से रुद्रप्रयाग का जो प्रशासन है उस प्रशासन ने रात में जो चारधाम यात्रा करने जा रहे हैं उनको मनाही कर दी गई है। रात 10 बजे से लगा करके और सुबह 5 बजे तक कोई भी जो यात्री है वो उस रूट पे यात्रा नहीं कर सकते। आप दिन में ही वहां पे गाड़ी चला सकते हैं और वहां पे यात्रा कर सकते हैं। जी ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की तैयारियां इस वक्त जोरों पर है और कांवड़ मेले को लेकर के हरिद्वार पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। जिला अधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जिला अधिकारी ने
आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। श्रद्धालुओं को ना हो किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी, ऐसे में इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम इस दौरान आपको देखने को मिलेंगे। 22 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा और गंगा जल के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे शिव भक्त, जिसके तहत तमाम तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा हेतु चल रही तैयारियों को लेकर के जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने अधिकारियों के साथ में एक बैठक भी की और इस बैठक में नतीजतन कई बड़े विषयों को लेकर के चर्चा की गई कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया कि कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे और विभिन्न स्थानों पर बैरिकेड्स की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते कि पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड सरकार से जवानों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 9,400 पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सरकार ने 80 रुपए मानदेय अब 570 की जगह 650 रुपए दिया जाएगा, क्योंकि इसकी रकम को बढ़ा दिया गया है। 80 रुपए का इसमें इजाफा बताया जा रहा है और 9,400 अब तक ये बताया जा रहा है कि पीआरडी जवानों के लिए मानदेय जो बढ़ करके मिलेगा और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जवानों को ये बड़ी सौगात दी जानी है। तो 9,400 पीआरडी जवानों को ये सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 80 रुपए मानदेय की बढ़ोतरी की है। बल्कि शासनादेश के साथ में पीआरडी जवानों की एक मांग की उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, उस मांग को पूर्ति करने की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामान्यतः किसी भी मानदेय कर्मी का मानदेय उस समय बढ़ाया जाता है जिस समय हम चुनाव के आसपास होते हैं, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रुड़की स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग वर्क शुरू कर दिया गया है। वंदे भारत समेत 22 ट्रेनें रद्द है। 18 गाड़ियों का अब तक रूट बदल दिया गया है। वंदे भारत समेत 8 ट्रेनों को लेकर के 3 दिन के लिए रद्द होने की खबर मिल रही है। तो वहीं हरिद्वार अमृतसर शताब्दी 6 दिन के लिए रद्द रहने वाली है। तो रुड़की रेलवे स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है और इस काम के शुरू होने की वजह से अब रेल संचालन पर भी भारी असर देखने को मिलेगा। वंदे भारत समेत 22 ट्रेनें अब तक रद्द की जा चुकी हैं, क्योंकि 18 गाड़ियों के रूट भी बदले जाएंगे और मुरादाबाद सहारनपुर मेमू, वहीं सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर और श्री गंगानगर ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन 7 दिन तक के लिए रद्द किया जा रहा है। तो ऐसे में इंटरलॉकिंग की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाना है, उसका काम जारी है, जिस वजह से फैसला लिया गया है। हरिद्वार में गढ़वाल मंडल का एकमात्र पोषण पुनर्वास केंद्र स्टाफ की कमी के कारण बंद हो गया है। पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषण के शिकार नवजात बच्चों को इलाज के लिए रखा जाता है। पिछले कई दिनों से पुनर्वास केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा था और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेंटेनेंस के लिए पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। इस मामले पर सीएमओ का कहना यह भी है कि स्टाफ और नर्स की कमी को पूरा करने के लिए एनएचएम को पत्र भी लिखा गया है और इस ओर अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन शासन की तरफ से ध्यान दिया जाएगा और साथ ही उचित कदम समय रहते उठाया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या जो ताला लटका है वो दोबारा इसे खोला जाएगा या नहीं। नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें हमारी स्टाफ की कमी थी, तो हमने स्टेट में भी लिखा हुआ उसमें एनएचएम के माध्यम से वो स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ उसमें आना है। कुछ नर्सिंग अधिकारी अभी नए भी आए हैं, उन्हें हम ट्रेनिंग उस तरह की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें ट्रेंड किया जाए जिन्हें वहाँ यूटिलाइज़ किया जा सके। बाकी पीडियाट्रिशियन वहाँ हैं हमारे पास। तो बीच में ये हुआ था कि जब थोड़ा सा उसमें लीकेज वाला इशू था, बिजली का भी इशू बीच में हुआ था, तो उसे उधर शिफ्ट किया गया था, लेकिन पुनः इसमें ही करके उसे सुचारू। तो वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने हरित देहरादून पहल के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की और जिलाधिकारी सोनिका ने यह भी बताया कि अभी तक लगभग 4000 लोगों द्वारा पेड़ लगाने हेतु कॉल्स प्राप्त किए गए हैं और इन्हीं कॉल्स के तहत में लोगों से कनेक्ट भी किया गया है, जिसके बाद में इन
पौधारोपण को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से कई पेड़ अब तक तैयार भी कर लिए गए हैं, जिनमें अधिकतर सड़क क्षेत्र का है। हरित देहरादून पहल कार्यक्रम के अंतर्गत विकास नगर, सेलाकुई सहित विष्ट गांव में 120 पौधे अब तक लगाए गए हैं। 4,000 प्लस पेड़ लगाने के लिए रिक्वेस्ट आई है और मोर और लेस ये ज़्यादातर जो रोड साइड्स हैं उसमें हो है और कुछ प्राइवेट एरियाज़ भी हैं। और जहाँ भी हम लोगों ने करीबन 100 प्लस के करीब हमने पेड़ लगा दिए हैं। और जहाँ भी हम लगा रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो एप्लीकेंट है, जिसने ये डिमांड रेज की है, उनसे ओथ भी लेते हैं कि वो उस पेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो हरिद्वार के लक्सर समेत कई क्षेत्रों में स्थानीय लोग प्रशासन पर तटबंधों की मरम्मत नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि शहरी क्षेत्र में जल भराव न हो, इसके लिए प्रशासन ने एक बड़ा नाला बनाना प्रस्तावित किया। हालांकि 15 करोड़ की लागत से बनने वाला नाला सिर्फ बैठकों में ही बनता रहा। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई काम शुरू ही नहीं हो पाया है। और इस पूरे मामले पर देखिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह की ये रिपोर्ट। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में एक बार फिर खतरे घंटी बज सकती है। वजह यह है कि गंगा और सोलन नदी के तटबंध टूटे पड़े हैं। पिछले वर्ष भी भीषण बाढ़ आई थी, तटबंध टूट गए थे और कहीं ना कहीं करोड़ों की फसलें तबाह हो गई थी। कई गाँव में पानी भर गया था, कई जनहानि भी हुई थी। इस बार फिर हालात ऐसे बन रहे हैं। वजह यह भी है क्योंकि सिर पर मानसूनी बरसात शुरू होने वाली, यानी मानसून सत्र शुरू हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन दावे कर रहा है कि कुछ तटबंधों पर मिट्टी का कार्य, यानी मिट्टी से भरे बोरे लगा करके तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि जब भी ज़्यादा बारिश होती है और गंगा नदी में फ्लड आता है तो मिट्टी का कार्य, यानी मिट्टी के बनाए तटबंध बह जाते हैं। इस बार यदि ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं 32 गाँव एक बार फिर खतरे में आ जाएंगे। और लोग मांग कर रहे हैं कि शासन प्रशासन को चाहिए कि समय रहते तटबंधों का निर्माण हो और लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? वजह यह है कि आगामी 27, 28, 29 यानी 3 दिन तक ज़्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ ही गंगा नदी में पहाड़ में जो बारिश होती है उसका फ्लड भी आता है। तो ये बड़ा सवाल है कि इस बार क्या हालात होंगे और किस तरह प्रशासन लोगों को बचाएगा। लेकिन अभी भी लोग गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम कुछ इलाके को तो सुरक्षित कर दिया जाए ताकि लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। कोई नहीं मरम्मत करी आज तक। कह रहा बाढ़ से टूटा था, जब से टूटा 10-11 साल हो लिए, जब से कोई नहीं आया यहाँ। पानी भर जाए जंगल में, सारे में सब फसल नष्ट हो जा। हाँ, तो घास भी चारा डंगरों के लिए, आने जाने के लिए सब परेशानी हो जा। वह तो 8-7 साल हो तो कुछ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।